हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है लेबलिंग। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग के क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और पैकेजिंग के क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम इग्नू ई पाठशाला। इसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं यहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, और जहाँ तक रही बात आपकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पैकेजिंग से रिलेटेड एक दो टॉपिक्स रह गए थे, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेबलिंग के बारे में। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं हम पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। So with the increase in the large number of self-service retail outlets where consumers make a choice by themselves, packaging provides ample opportunity to communicate various sales promotion schemes for inciting customers to go for a buy. Okay, for example, कोलगेट डेंटल क्रीम। तो हमने अपने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि पैकेजिंग क्या होती है, एक तरह से साइलेंट सेल्समैन का काम करती है, राइट? क्योंकि अब मैक्सिमम रिटेल आउटलेट्स ओपन हो चुकी हैं, राइट, जहां पे प्रोडक्ट शेल्फ में लगा रहता है और जो कंज्यूमर होता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग कुछ इस तरह होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, है ना? क्योंकि आपको याद होगा हमने डिफरेंस पे बात करी थी पैकिंग और पैकेजिंग की, राइट? तो पैकेजिंग किस लिए की जाती है? प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, साथ ही साथ पैकेजिंग मार्केटिंग में भी हेल्प करता है प्रोडक्ट की, राइट? तो ऐसी कुछ पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बिजनेस फर्म फॉलो करती हैं ताकि वो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोलगेट। तो आपने ये देखा होगा कि कोलगेट की जो डेंटल क्रीम, मतलब कोलगेट का जो टूथपेस्ट आता है, उसमें अगर कोई ऑफर अटैच है तो वो उस ऑफर को अलग से दिखाया जाता है, राइट? क्योंकि आप देखेंगे जो उसका पैकेजिंग है प्रॉपरली, वहां पे लिखा रहेगा अगर 10% ऑफ, या फिर लिखा रहेगा 100 ग्राम मोर, है ना, ऐसे करके लिखा रहता है। तो क्या आप बताइए, जिस कलर का पैकेजिंग होता है क्या उसी कलर में उसको भी मेंशन किया जाता? नहीं, उसको थोड़े हाईलाइटेड कलर में मेंशन किया जाता है ताकि कंज्यूमर की नजर उस पे पड़े, है ना? और ये मार्केटर बहुत अच्छे से जानता है कि अगर कंज्यूमर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट भी होता है और उस प्रोडक्ट को खरीदता भी है। ठीक है, तो ऐसी कुछ पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो बिजनेस फर्म फॉलो करती हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले है हमारी डिस्काउंट पैक। अब डिस्काउंट पैक के बारे में आप लोग खुद भी देखते हैं, खुद भी जानते हैं कि जब प्रोडक्ट पे प्रॉपर्ली लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो ये कौन सी पैकेजिंग कहलाती है? डिस्काउंट पैकेजिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कूपन पैक। अब आप कभी शॉपिंग मॉल जाते हैं या कोई भी शॉप जाते हैं अच्छी स्टैंडर्ड की, तो वहां से अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं वहां के, तो वहां पे आपको ये ऑफर कभी कभी अवेल करवाया भी जाता है ना? जैसे कि आपको बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर इतना का सामान लेंगे, अगर 2000 तक का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं या कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद आपको एक कूपन मिलेगा, आप उस कूपन को रिडीम करा सकते हैं और जो आपका एक्चुअल प्राइस बना उसमें वो कम करवा सकते हैं, है ना? ऐसे कई सारे ऑफर्स हैं जो हम लोग को बिजनेस फर्म्स देती हैं, रिटेल आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? कूपन पैक कहा जाता है। ठीक, अब ये ऑफर्स प्रोडक्ट के अंदर भी हो सकते हैं, कभी भी पैकेजिंग के अंदर भी होते हैं कुछ कूपन्स, या फिर सेपरेटली भी इनको रिडीम कराया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम पैकेज। तो प्रीमियम पैकेज को हम 3 फॉर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इन पैक प्रीमियम, एक होता है हमारा विद पैक प्रीमियम, और एक होता है ऑन पैक प्रीमियम पैकेज। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इन पैक प्रीमियम के बारे में। अब आपको याद होगा कि एक वेफर्स आया करते थे क्रैक्स नाम का।
अभी भी आता होगा लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, मतलब किड्स के बीच में एकदम क्रेज था उस प्रोडक्ट को लेने का। क्यों था? क्योंकि उसमें लिखा रहता था कि इस प्रोडक्ट के अंदर एक टॉय निकलेगा या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते थे, मतलब टॉयज ही रहते थे अनइंस्टॉल टाइप के, उसको पूरा आपको जोड़ जाड़ के आराम से कोई प्रोडक्ट बन सकता था। ठीक है, तो इसीलिए किड्स के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज था इस प्रोडक्ट को खरीदने का कि उनको पता था कि उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इन पैक प्रीमियम पैकेज। जब आपके मेन प्रोडक्ट के साथ या मेन प्रोडक्ट के अंदर एक एडिशनल प्रोडक्ट भी रहता है, लेकिन आप उस एडिशनल प्रोडक्ट के लिए जब कोई चार्जेस नहीं पे करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इन पैक प्रीमियम पैकेज। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विद पैक प्रीमियम पैकेज। अब देखिए ये क्या होता है? ऐसी पैकेजिंग जिसमें कि जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है या एडिशनल प्रोडक्ट है वो सेपरेट यूनिट होता है। ठीक है, उसको कहते हैं विद पैक प्रीमियम पैकेज। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेते हैं कि आप कोई शैम्पू परचेज करने गए, ठीक है, और उस शैम्पू की बॉटल पे मेंशन्ड है कि आपको पर्टिकुलर कंपनी का क्रीम मिलेगा 50 ग्राम्स का फ्री। ठीक, अब क्या बताइए, ये प्रोडक्ट एडिशनली मेन प्रोडक्ट के अंदर तो था नहीं। ठीक है, जो आपका मार्केटर है, जो शॉपकीपर है, वो क्या करेगा? आपको अलग से वो प्रोडक्ट देगा। तो जो आपका एडिशनल प्रोडक्ट है वो क्या हुआ? सेपरेट यूनिट हुआ आपके मेन प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसको कहते हैं विद पैक प्रीमियम पैकेज। ओके, लास्ट है हमारा ऑन पैक प्रीमियम पैकेज। अब ऑन पैक प्रीमियम पैकेज क्या मतलब हुआ? जब आपको आपके प्रोडक्ट पे ही कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसको कहते हैं ऑन पैक प्रीमियम पैकेज। जैसे कि कोई कूपन है, कोई डिस्काउंट है, वो कहाँ मेंशन होता है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑन पैक प्रीमियम पैकेजिंग। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पैक प्रीमियम पैकेज का अगर मैं एक और एग्जाम्पल कंसिडर करूं तो आप देखते होंगे जो टूथपेस्ट के जो पैकेजिंग आती है उसमें ब्रश भी फ्री रहता है। तो वो क्या हुआ? एक एडिशनल प्रोडक्ट हुआ है ना, उसके लिए आपने कोई चार्जेस भी नहीं पे किए एक्स्ट्रा, और वो आपके मेन प्रोडक्ट के साथ था। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम? इन पैक पैकेजिंग। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम प्राइम पैकेजिंग। ऐसी पैकेजिंग जिसकी कोई वैल्यू है या फिर आप उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम प्राइम पैकेजिंग। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने ये देखा होगा कि जब आप इंस्टेंट कॉफी परचेज करते हैं तो वो किस में पैक्ड होती है? ग्लास टम्बलर में पैक्ड होती है, राइट? तो क्या मुझे बताइए ये ग्लास टम्बलर वन टाइम यूज का होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? क्योंकि इस प्रोडक्ट को आप दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं, है ना? तो ऐसी पैकेजिंग जिसको आप रीयूज कर सकें या फिर उसकी कुछ वैल्यू होती हो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद भी, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम पैकेजिंग कहलाती है। ठीक, इसका एक और अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपने देखा होगा कैडबरी की चॉकलेट्स आती हैं एक टिन बॉक्स में भी। ठीक है, वो फ्रेश रोसेस टाइप की रहती हैं, ड्राई फ्रूट्स की पूरी। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जो चॉकलेट्स आती हैं वो टिन बॉक्स में आती है, आपने चॉकलेट्स को कंज्यूम कर लिया, तो क्या उस टिन बॉक्स को आप फेंक देते हैं? नहीं, आप उसमें कोई और प्रोडक्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? प्राइम पैकेजिंग के। ठीक, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ लिक्विडेटर्स। जब बायर खुद पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेके सेलर के पास जाए और उसको ये बताए कि उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के साथ अगर कोई ऑफर अटैच था तो वो ऑफर किसको मिलता है? तब बायर को मिलता है। तो इसी को कहा जाता है सेल्फ लिक्विडेटर, जहाँ पे जो बायर है प्रोडक्ट का वो खुद जाके लिक्विडेट कराता है या प्रोडक्ट को रिडीम कराता है या कूपन को रिडीम कराता है, उसको कहते हैं हम सेल्फ लिक्विडेटर। अब यहाँ पे क्या होता है? सपोज बायर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, और उसमें मेंशन था कि अगर आप इस प्रोडक्ट को कुछ इस क्वांटिटी तक खरीदेंगे तो अगर आप इसकी पैकेजिंग सेलर के पास लेके आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या फिर कोई एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करता है? उन पैकेजिंग को इकट्ठा करता है और सेलर के पास लेके जाता है और सेलर को ये दिखाता है कि हाँ, मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया था, मैंने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है। ठीक, जब सेलर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम किया गया है, उसके बाद ही वो कोई ऑफर देता है या जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसमें कुछ डिस्काउंट दे देगा या फिर कोई एडिशनल प्रोडक्ट दे देगा। वो जैसी स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिजाइनिंग ऑफ
पैकेज। अब देखिए ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कंपनी रीडिजाइनिंग करती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करती है ताकि कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा सके और प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंट भी हो। ठीक है, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं एडिबल ऑयल्स का, तो पहले कैसे आते थे ऑयल्स, एक टिन कैन में आते थे। ठीक है, अब वो टिन कैन कभी कभी बहुत अनटाइडी टाइप की लगती थी, है ना, क्योंकि उसकी जो कवरिंग रहती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टिकनेस रहती थी, मतलब जो कंज्यूमर था उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपनी पैकेजिंग को रीडिज़ाइन किया। ठीक, अब क्या है, अब बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की जो कंज्यूमर के लिए भी कन्वीनियंट है और सेलर के लिए भी कन्वीनियंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑड साइज पैकेजिंग, मतलब कि जब कोई भी कंपनी या फर्म अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऑड तरीके से करे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ना करे, उसको कहा जाता है ऑड साइज पैकेजिंग। अब ये क्यों की जाती है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्राइस कंपैरिजन को कम करने के लिए और दूसरा कंपटीशन को भी कट डाउन करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करूं तो पेप्सी ने क्या किया था, अपनी 200 ml की जो बॉटल निकाली थी उसका प्राइस रखा था 5 रुपीज। ठीक है, और वहीं दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करूं जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने क्या रखा था, एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहता है 300 ml की बॉटल का 7 रुपीज। अब जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया कि देखिए जो कंज्यूमर होता है वो इस चीज को देखता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, लेकिन वो प्राइस ज्यादा देखता है ना। तो जो कंज्यूमर है उसने ये कंसिडर किया कि हमको जो चीज 5 रुपीज में मिल रही है हम उसके लिए 7 रुपीज क्यों खर्च करें, हालांकि जब हम कंपेयर करें तो जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो भी कहीं ना कहीं कम है ना, लेकिन जो मेन चीज ट्रिगर करती है कंज्यूमर को वो होता है प्राइस प्रोडक्ट का, है ना। तो यहाँ पे पेप्सी ने मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब कॉम्पिटिटर्स को ये रियलाइज हुआ कि उनको भी यही चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, तभी शायद वो आगे मार्केट में एग्जिस्टेंस अपनी क्रिएट कर पाएंगे, वरना तो वो कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। ठीक, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी क्या किया, ये ऑड साइज पैकेजिंग को अडेप्ट कर लिया। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन। देखिए प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर कैटेगरी में किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्किन केयर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो स्किन केयर में क्या आ गया, हैंड क्रीम, बॉडी क्रीम, मॉइस्चराइजर, फेस क्रीम, ये सब क्या हो गए, जो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसकी कैटेगरी हो गई, तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन। तो इस स्ट्रैटेजी को बिजनेस फर्म तब यूज करती है जब वो मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च होता है तो उसको मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, राइट, कंज्यूमर्स के बीच उसके एग्जिस्टेंस को बनाना पड़ता है। अब कोई नया प्रोडक्ट इतनी इजीली तो मार्केट कैप्चर कर नहीं पाएगा, और जो कंज्यूमर है वो भी 2 बार सोचता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट में, और जब नए प्रोडक्ट की बात आती है तो कंज्यूमर जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो वही प्रोडक्ट परचेज करता है जो उसको सूटेबल लगता है, जो उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक, तब यहाँ पे मार्केटर क्या करता है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेंस बना चुका है अपनी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, उस प्रोडक्ट के साथ नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग को ऐड कर देता है, मतलब उसके साथ उस प्रोडक्ट को देना शुरू कर देता है। ठीक, अब इससे क्या फायदा होता है कि कंज्यूमर देखिए ऐसे तो कोई नया प्रोडक्ट परचेज करेगा नहीं, लेकिन जब वो अपना पुराना प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसके साथ जब उसको एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है तो वहां पे वो डिनाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हम सब की ये आदत है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो हमें खुशी बड़ी मिलती है। ठीक है, तो वो तो उस प्रोडक्ट को परचेज कर ही लेगा इजी, अब उसको यूज करके देखेगा, जब वो प्रोडक्ट आ गया उसके पास, जब यूज करेगा तो हो सकता है उसे प्रोडक्ट अच्छा लगे, तो बाद में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट भी हो सकती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे शायद मैं 2 पॉइंट ऐड करना भूल गई हूँ, मैं बता देती हूँ। एक होता है आपका बंडल पैकेजिंग। बंडल पैकेजिंग का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट्स को बंडल में सेल किया जाए, जैसे कि अगर आप सोप का एग्जाम्पल लें तो उसमें लिखा रहता है, आपको मिलता भी है 3+1, 4+1, है ना, 3 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, तो ये क्या होती है, हमारी बंडल पैकेजिंग होती है। ठीक, लास्ट है आपका पैकेजिंग इन पेरिशेबल। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जल्दी खराब हो जाते हैं। तब इन प्रोडक्ट्स के लिए क्या किया जाता है, एक अलग से यूनिट को सेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आइसक्रीम की बात करूं तो क्या आप आइसक्रीम को एज ए शेल्फ में लगा के सेल कर सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं, नहीं, आपको उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर उसको रखने के लिए, राइट।
तो ये रेफ्रिजरेटर भी एक स्टेटस सिंबल बन जाता है रिटेलर के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई अच्छा आइसक्रीम पार्लर जाएंगे तो वहां पे रेफ्रिजरेटर आपको अलग क्वालिटी का दिखेगा, रिटेलर क्या अलग क्वालिटी का दिखेगा, ठीक है। तो क्वालिटी की वजह से ही प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्पेशल कंसिडरेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब कि जब बिजनेस फर्म इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करना चाहती हैं तो उन्हें पैकेजिंग में क्या स्पेशल कंसिडरेशन करने की जरूरत होती है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा रेगुलेशंस इन द फॉरेन कंट्रीज। देखिए फॉरेन कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस हर चीज के अलग होते हैं, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट से इंटायरली डिफरेंट होते हैं फॉरेन मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे पैकेजिंग को लेके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी का कहना यह है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को ही एक्सेप्ट करेंगी जिनकी पैकेजिंग कैसी हो, बायोडिग्रेडेबल या एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग हो, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप ये देखिए यहाँ पे ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश करी जा रही है, राइट। लेकिन हम उस चीज पे नहीं आएंगे। हमारा जो मेन पॉइंट है हम उसी पे डिस्कशन करते हैं कि जो कंपनी है उसको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा, जो फॉरेन कंट्री को वो एंटर करना चाह रही है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ेगी अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायर्स स्पेसिफिकेशन। अब इंटरनेशनल मार्केट में हमारा बायर कौन होगा, इंपोर्टर होगा, ठीक है। तो इंपोर्टर की नीड्स और डिजायर्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स की प्रॉपरली पैकेजिंग की जाए। उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस उसने जो भी गाइड किया है उसी अकॉर्डिंग पैकेजिंग करके प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। वरना वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। जब भी बिजनेस फर्म कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रही है, कोई प्रोडक्ट को पैक कर रही है तो उसको कंसिडर करने पड़ेगा पर्टिकुलर कंट्री के सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। कि उस कंट्री में क्या कस्टम है, ट्रेडिशंस है, लोग क्या बिलीव करते हैं, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज को कंसिडर करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे हम कंसिडर करें कि कोई कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रही है और कोई कलर यूज कर रही है। अब वो कलर हो सकता है फॉरेन कंट्री में एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो उस कलर को लकी ना मानते हो, ठीक है। तो क्या वो प्रोडक्ट वहाँ सेल हो पाएगा? भले आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका कंज्यूमर है फॉरेन मार्केट का वो इमोशनली हर्ट फील करेगा, है ना, वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कंट्री में क्या ट्रेडिशन है, लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या कस्टम्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, उस अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, है ना। हमने क्या बात करी थी कि जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एक साइलेंट सेल्समैन की तरह होनी चाहिए। मतलब कि बिना बोले वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इजीली हो सके, भले वो प्रोडक्ट शेल्फ पे ही क्यों ना लगाओ। क्योंकि अब क्या है, मैक्सिमम रिटेल आउटलेट्स हर जगह, सुपर मार्केट्स में प्रोडक्ट लगे रहते हैं, ठीक है। वहां पे कोई आपको सेल्स पर्सन नहीं मिलता स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को बेचने के लिए या कहने के लिए कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करिए, राइट। तो जो प्रोडक्ट का पैकेज है उसके अंदर रिटेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो खुद को मार्केट कर सके ताकि कंज्यूमर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने का। और जब कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ के जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कंसिडर करने की जरूरत होती है वो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा एनवायरमेंट भी, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कैसा है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो सारे फिजिकल हजार्ड से कोप अप कर पाए। क्योंकि जब प्रोडक्ट ट्रांजिट में होता है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को कुछ डैमेज पहुंच जाए, ठीक है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह करनी चाहिए कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से तो कोप अप कर ही जाए, साथ ही साथ जो फिजिकल हजार्ड्स है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे स्टोरिंग में हो, इजिली वो उससे कोप अप भी कर जाए, ठीक है।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पोजेबिलिटी। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होती है, हमने प्रोडक्ट को पैक तो कर दिया, लेकिन क्या वो पैकेजिंग इजीली डिस्पोजेबल है, इजीली रिसाइकलेबल है या नहीं, ये भी ध्यान देने की जरूरत होती है ना। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसे मटेरियल्स को यूज करके करें जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी जो अच्छा ना हो, तो क्या ऐसे पैकेजिंग को यूज करना चाहिए? नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो पैकेजिंग यूज करी जा रही है वो क्या इजीली डिस्पोजेबल है, इजीली रिसाइकिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसीलिए कुछ कंट्रीज हैं वो ये चीज कंसिडर करती हैं कि वो वही पैकेजिंग यूज करेंगे या वही पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगी जो बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर रखना है, अपने एनवायरनमेंट को उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा लिंक कर सकते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स से। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने वहां पे क्या बात करी थी कि फर्म्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कंट्री में क्या कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है, क्या बिलीफ है, और उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की पैकिंग करनी पड़ेगी, राइट। और इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहता है ये देखने के लिए कि अगर प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कंट्री में जो कि उनके रिलीजन, उनके कल्चर को हर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर देती है या अपनी कंट्री में, अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर उसको आने नहीं देती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट पैकिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक्सपोर्ट किया जाता है किसी प्रोडक्ट को तो किस तरह उसकी पैकेजिंग करनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है। ठीक, इफ द गुड्स आर नॉट प्रॉपरली पैक्ड it may cause a lot of problems. For example, the shipping company may issue a claused bill of lading like goods not packed properly, which means that shipping company will not be responsible for the damages due to poor packing. Similarly, the insurance company also will not bear the risk arising out of the defective पैक। कंपनी को सीधे सीधे वार्निंग दी जाती है कि अगर आप प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग प्रॉपरली करें, वरना शिपिंग कंपनी क्या करती है, एक बिल ऑफ लैडिंग पास करती है, क्लॉज मेंशन करती है जिसमें लिखा रहता है गुड्स नॉट पैक्ड प्रॉपरली। अब ये लिखने का सीधा मतलब ये होता है कि शिपिंग कंपनी यहाँ लायबल नहीं होगी अगर प्रोडक्ट्स को कुछ भी हो जाता है। ठीक, जब ऐसा बिल ऑफ लैडिंग पास कर दिया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी रिस्क को बियर करने से मना कर देती है। ठीक है, सो पैकेजिंग टू बी सेटिस्फैक्टरी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहला पॉइंट है, इसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह होनी चाहिए कि वो सारे हजार्ड से कोप अप कर पाए। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट को पुश भी करेंगे, पुल भी करेंगे, थ्रो भी करेंगे, ठीक है, एक साथ स्टैक भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉम्प्रेस भी हो जाएगा। तो पैकेजिंग इस तरह होनी चाहिए कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो खराब ना हो पाए, उसके ऊपर कोई अफेक्ट ना आए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट शुड बी इजी टू हैंडल। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है, उनको इजीली ऐसे उठाया नहीं जा सकता, तो उसमें कुछ हुक्स या हैंडल्स होने चाहिए ताकि उनको इजीली उठाया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप ट्विस्ट नहीं कर सकते, टिल्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट से प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि कौन सी साइड आपको ऊपर रखनी है, कौन सी साइड नीचे रखनी है, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट को अपसाइड डाउन कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट खराब हो जाए या उस प्रोडक्ट पे कोई अफेक्ट आ जाए। ठीक, तो उसे प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि कौन सी साइड ऊपर हो, कौन सी साइड नीचे हो। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, आप उनको रफली हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है उस पर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए हैंडल विथ केयर, या फिर लिखा होना चाहिए ग्लास विथ केयर। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए ताकि जो भी पर्सन है अगर उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है तो वो डेलिकेटली उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर करे, ना कि रफली जैसे और प्रोडक्ट्स को किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोडक्ट्स की प्लेसिंग इस तरह होनी चाहिए पैकेजिंग में कि जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो इजीली प्रोडक्ट को एग्जामिन कर सकें।
ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा हो चाहे वो इंपोर्ट हो रहा हो किसी कंट्री में, उस प्रोडक्ट को एग्जामिन करती हैं कौन, हमारी कस्टम अथॉरिटीज। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्लेसिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो इजीली प्रोडक्ट देख सकें, उनको पता चल सके कि क्या कंटेंट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर पैकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी इजी टू आइडेंटिफाई। ओके, नेक्स्ट है अनलेस इट इज नेसेसरी द कंटेंट्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको इजीली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जैसे कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब तक जरूरी ना हो ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो उसकी पैकिंग ऐसे करनी चाहिए कि किसी को भी पता ना चल पाए कि उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कैसा टाइप का प्रोडक्ट पैक्ड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें packing must conform to the buyer's specification if any and the regulations in the exporting and importing countries, guidelines and regulations by the shipping company. Care should be taken to observe the established packing and marking standards. The Bureau of Indian Standards has prescribed packing standards for certain goods. The British Standard Packing Code published by the British Standards Institution. ये हमने अभी डिस्कस भी किया था कि जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बायर्स के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्री है उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की पैकिंग होनी चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इंडिया की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे होनी चाहिए। पैकेजिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की पैकिंग की जाती है। सिमिलरली अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूँ तो यूएसए में क्या फॉलो किया जाता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग। ठीक है, जहां पे उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरह होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट किस तरह से पैक होने हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं तो उसकी पैकिंग पे आपको मेजर एम्फेसिस देना है। एंड सेकेंडली वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पैकिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स को पैक करके देना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है हमारा लेबलिंग। जब प्रोडक्ट की हमने ब्रांडिंग कर ली, प्रोडक्ट को प्रॉपरली पैक कर लिया, तो लास्ट में आता है हमारा लेबलिंग, जहां पे हमें प्रोडक्ट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अपने कंज्यूमर को कि प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या चीजें यूज करी गई हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्या एमआरपी है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कब है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, so labeling is another significant means of product identification like branding and packaging. Labeling, the act of attaching or tagging labels. A label is anything, maybe a piece of paper, printed statement, imprinted metal, leather, which is either a part of package or attached to it, indicating the value of the content of price of the product name and the place of the producers. तो प्रिंटेड फॉर्म में हम देखते हैं जो प्रॉपरली पैकेजिंग में मेंशन रहते हैं। ठीक, कुछ लेबल्स ऐसे होते हैं जो कि अलग से लगे रहते हैं, जैसे कि आप अगर क्लोथिंग की बात करें, कपड़े जब आप खरीदने आते हैं तो उसमें क्या है, अलग से टैग्स लगे रहते हैं जिसमें प्राइस लिखा रहता है, प्रोडक्ट का मतलब क्लॉथ का साइज लिखा रहता है। ठीक है, किस कंपनी का है ये लिखा रहता है। फिर उसमें हैंडलिंग टेक्निक्स भी मेंशन रहती हैं कि आपको प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है ना। तो ये सब चीजें आपको किसमें मिलती हैं, लेबल में मिलती हैं। ओके, सो इट कैरीज वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, producer or such useful information to be beneficial to the user. Thus, a label is an informative tag, wrapper or seal attached to a product or a product's package. I hope इतना clear हो गया होगा। अब देख लेते हैं importance इसकी। So labeling is an important part of the marketing of a product. Labeling is essential as it helps to grab the attention of a customer. It can be combined with packaging and can be used by marketer to encourage potential buyers to purchase the product. I hope ये line तो clear हो गई होगी। Next पढ़ते हैं। Labeling is also used to exaggerate the product. Also, it is used for identification. This kind of labeling helps a viewer to differentiate the product from the rest in the shelves of the market. A person can find out about the ingredients of a product. This helps to spread awareness among the customers about the items they are consuming, and labeling also helps to mention the
इंग्रेडिएंट। तो लेबलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रोडक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि प्रोडक्ट किस चीज से बना है, प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, हर चीज मेंशन होती है हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोडक्ट के ऊपर हर एक इंफॉर्मेशन जो भी मेंशन की जाए वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब आपकी जो मेडिसिन होती हैं, उन पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उस पे इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो वो किसी की लाइफ के ऊपर भी बात उसकी आ सकती है। ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि प्रोडक्ट में कौन से केमिकल्स को यूज किया गया है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी मेंशन होनी चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर मेडिसिन चाइल्ड के लिए है या नहीं, मतलब बच्चों को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो हर एक चीज प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए और वो करेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द लेबल। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा प्रोडक्ट का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर, ओके, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, contents and ingredients, direction of use, maximum retail price, statutory warnings and safety warnings। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो एक लेबल प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, नेम और एड्रेस उस मैन्युफैक्चरर का और मार्केटर का, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स क्या यूज किए गए हैं, किस तरह प्रोडक्ट को यूज करना है, उसका डायरेक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट की एमआरपी, स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे कि आपको सिगरेट्स और पान मसाला में लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, फिर भी लोग पीते हैं, है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खैर, फिर नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी वार्निंग्स की प्रोडक्ट कैसा है, पॉइजनस प्रोडक्ट है या हजार्डियस प्रोडक्ट है, तो ये सब चीजें प्रॉपरली एक प्रोडक्ट में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की बात करें, सो गारंटी सर्व्स एज अ प्रॉमिस मेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द बायर दैट इन केस द प्रोडक्ट बिलो द क्वालिटी इट विल बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और द मनी डिपॉजिटेड विल बी रिफंडेड। वहीं अगर वारंटी की बात करें, सो वारंटी इज अ रिटन अश्योरेंस दैट द फैक्ट्स specified in the product is true and genuine, but if they are not, it will be repaired or replaced। देखिए, गारंटी क्या होती है, ये एक तरह से एक प्रॉमिस होता है, कमिटमेंट होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आपने मतलब शॉपकीपर ने अगर ये प्रॉमिस किया, ये कमिटमेंट दिया कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा है और वो प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलती, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं निकलती है, तो उस प्रोडक्ट को रिपेयर भी किया जा सकता है, रिप्लेस भी किया जा सकता है या फिर रिफंड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने खुद शॉपकीपर को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे आप इस प्रोडक्ट को ले जाइए, मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूँ ना, आप इस प्रोडक्ट को ले जाइए, आप पक्का दोबारा इस प्रोडक्ट को परचेज करने आएंगे, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो ऐसा बोल के जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, हमको एक प्रॉमिस करता है, एक कमिटमेंट देता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करती हैं और ये प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं निकलता है तो इस प्रोडक्ट को हम रिपेयर भी कर देंगे, रिप्लेस भी कर देंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपका पैसा रिफंड भी कर देंगे। ठीक है, वारंटी क्या होती है, वही वारंटी एक रिटन अश्योरेंस होता है कि अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो लिखा है वो ट्रू और जेन्युइन नहीं निकलता है तो प्रोडक्ट को रिपेयर किया जाएगा या फिर प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपको एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, इन सब में लिखा रहता है 5 इयर्स वारंटी, 10 इयर्स वारंटी। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर उस वारंटी के पीरियड के अंदर प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी आती है तो आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, कंपनी फिर आपको वो प्रोडक्ट रिपेयर करके देगी या फिर जरूरत पड़ी तो उसको रिप्लेस भी करेगी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ना। गारंटी क्या होती है, एक तरह से सिर्फ क्या होता है, एक कमिटमेंट होता है, ठीक है, लेकिन वही वारंटी क्या होती है, एक रिटन अश्योरेंस होता है ना। क्योंकि देखिए गारंटी दिया जब किसी शॉपकीपर ने तो उसने कुछ रिटन फॉर्म में आपको नहीं दिया है, उसने वर्बली से बोल दिया है, आप कभी भी उस चीज को क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो चीज रिटन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, उसका कार्ड है, उसका वारंटी पीरियड का कार्ड है,
तो आप कंपनी को इजीली क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका शॉपकीपर है वो पलट नहीं सकता है। ठीक, गारंटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? हमारे प्रोडक्ट्स पे होती है, सर्विसेज पे होती है और इवन पर्सन्स पे भी होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं वारंटी की बात करूं तो ये सिर्फ प्रोडक्ट्स पे ही अवेलेबल होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ सेल। इट मे और मे नॉट बी अ कंडीशन ऑफ सेल, वेयर एज इन वारंटी सब्सिडरी कंडीशंस ऑफ सेल विच मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाई। अब जो गारंटी है वो कंडीशन ऑफ सेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वही वारंटी की अगर बात करी जाए तो वारंटी सब्सिडरी कंडीशन हो सकती है और ये एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है इसको थोड़ा समझिए। देखिए, एक्सप्रेस वारंटी का मतलब हुआ जिसको स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया गया, बताया गया। जैसे आपके प्रोडक्ट पे ऐसे प्रॉपरली लोगो बनाया गया है, मेंशन किया गया है कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 5 साल की वारंटी मिली है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सप्रेस वारंटी। ओके, अब इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है इसको समझ लीजिए। लेट्स से कि आप एयर कंडीशनर परचेज करने गए। ठीक है, अब आपने एयर कंडीशनर किस लिए परचेज किया? उसका मेन वर्क क्या है प्रोडक्ट का? कि वो आपको ठंडी हवा दे, है ना। अब आपने एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करवाया अपने घर में और उसके बाद आपने चला के देखा तो एयर कंडीशनर चल ही नहीं पाया। तो ये क्या हुई? हमारी इम्प्लॉइड वारंटी हुई। यहाँ पे कंपनी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट का मेन काम है तो वही प्रोडक्ट अगर अपना काम ही नहीं करेगा तो क्या वो प्रोडक्ट किसी काम का है? जैसे कि अगर आप फैन परचेज करने जाएं और फैन अगर आपको हवा ही ना दे और फैन चल ही ना पाए तो ऐसे फैन को लेने का कोई फायदा है? तो यहाँ पे कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमने यहाँ पे कोई आपको वारंटी थोड़ी ना दी थी। नहीं, क्योंकि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसे करना चाहिए, वो वही काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट हम क्यों परचेज करेंगे? ठीक है, तो ये होती है हमारी इम्प्लाइड वारंटी, जिसको कहा नहीं जाता है लेकिन अंडरस्टूड होती है। ओके, वैलिडिटी की बात करें तो इट कैन ईदर बी ओरल और रिटन। ओके, बट वारंटी इट इज जनरली रिटन एंड सो इट इज इजी टू प्रूव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गारंटी जरूरी नहीं है आपकी रिटन हो, ओरल रिटन दोनों हो सकती है, लेकिन वहीं वारंटी की बात करें तो ये कैसे होती है? रिटन अश्योरेंस होती है। तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं और आगे क्लेम भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, राइट। कॉस्ट की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और वारंटी की बात करें तो द बायर हैज टू पे फॉर वारंटी। अब जब आपको शॉपकीपर गारंटी देता है, अरे आप ये ले जाइए प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ आपसे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे वो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता आपसे, है ना। लेकिन वही अगर मैं वारंटी की बात करूं तो आप ये चीज देखते होंगे, कंपनी आपको बताती है या फिर आप किसी कंपनी में चाहते हैं कोई प्रोडक्ट लेने तो आपको बताते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वारंटी 5 इयर्स की है, लेकिन अगर आप कुछ पैसा और इन्वेस्ट कर दे इसमें तो इसकी वारंटी 2 साल और बढ़ाई जा सकती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को सोच के हम एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा उस प्रोडक्ट में लगा देते हैं ताकि हमको वारंटी लंबे पीरियड की मिल जाए। तो यहाँ पे बायर जो है वारंटी के लिए एक्स्ट्रा पे करता है। ठीक, टर्म की अगर बात करें तो गारंटी में इट वेरीज फ्रॉम आइटम टू आइटम, और वहीं हम वारंटी की बात करें तो वारंटी क्या होती है? हमारी लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा मनी बैक इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो मनी बैक आपको गारंटी में मिलता है लेकिन वारंटी में मनी बैक नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप ऊपर डेफिनेशन में ध्यान दिए क्या लिखा था कि प्रोडक्ट रिपेयर हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है और जरूरत पड़ने पे पैसे रिफंड किए जा सकते हैं। लेकिन वारंटी में क्या है, अगर प्रोडक्ट वारंटी के अंदर है तो वो या तो रिपेयर होगा और या तो फिर रिप्लेस होगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का प्राइस रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मनी बैक गारंटी में किया जाता है लेकिन वारंटी में नहीं किया जाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया और आज का हमारा सेशन भी यहीं तक था और ये यूनिट भी आपकी अब कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ डिस्कस करेंगे नई यूनिट जो कि है आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिए कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।